दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 वर्ष के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए एक सबकी रुचि, सबके इंटरेस्ट का केंद्र भी है। और इन 10 वर्षों में अनेकों परिवर्तन हुए, बदलाव हुए। कुछ एक तो स्वाभाविक जो समय की गति के साथ होना अपेक्षित रहते हैं और कुछ एक मोदी जी के कार्यकाल के प्रारंभ होने के बाद जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, उसके चलते। और 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद अनेकों क्रांतिकारी निर्णय भी हुए राष्ट्रीय स्तर के, जिनका भिन्न भिन्न प्रदेशों और भिन्न भिन्न राज्यों में भी प्रभाव रहा। अनेकों गुजरे जमाने की बंदिशों से मुक्ति भी प्राप्त की गई और इस सब को लेकर उसमें बहुत अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा होती रही, मीडिया के हलकों में भी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि आप देखें तो आतंक के दौर का लगभग खात्मा हुआ, पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, स्थानीय इकाइयों को 73 और 74 संशोधन का लाभ पहुंचा और कहने की आवश्यकता नहीं, अनुच्छेद 370 जाता रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश में एक योजनाबद्ध तरीके से विजन 2047 के सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और भारत अपना शताब्दी उत्सव मनाएगा, तो उस समय उस भारत की, उस हिंदुस्तान की क्या तस्वीर रहेगी, उसकी किस प्रकार से रचना होगी, और जब वो विश्व शिखर पटल पर अपना स्थान ग्रहण करेगा तो उसका क्या आयाम रहेगा, क्या प्रभाव रहेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर, भौगोलिक स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी। और जैसे श्री आरपी सिंह जी ने अभी कहा कि जम्मू कश्मीर उस 2047 के शताब्दी भारत में where would it fit in that larger picture of India 2047? वैसे तो it's not easy to visualize 2047 because we tend to look at 2047 through the prism of 2024 और बहुत मुश्किल है अनुमान लगाना कि उस समय किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां रहेंगी और किस प्रकार का दृश्य रहेगा, विशेषकर एक ऐसे दौर में where we are leading a life which is technology driven and the pace of technology is also progressively increasing। इसको सबसे सरल तरीका समझने का कि यदि आप पिछले 20-25 वर्ष मुड़ करके देखें तो सन 1998 या 99 में क्या दृश्य था, व्हाट वाज न्यू देन एंड व्हाट वाज न्यू टुडे। उस समय वीसीआर था, उस समय एसटीडी बूथ था। यदि आप बात करें अगली पीढ़ी के साथ तो शायद उनको समझ भी ना आए कि वो सब क्या था। सो वी हैव मूव्ड इन सच अ हाई पेस। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत जिस प्रकार से दूसरे देश खड़े हैं उन्हीं के स्तर पर खड़ा है, हम किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई भी क्षेत्र है। और उसका भी एक सबसे छोटा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि कोई भी उपलब्धि, कोई भी नया आयाम जो यूरोप या अमेरिका के देशों में हासिल किया जाता है, वो भारतवर्ष में उसको पहुंचने में 10-15 बरस लग जाते। एक छोटी सी मिसाल है टेलीविजन की। टेलीविजन हैपेंड इन यूएसए in 1950s and that famous election of 1960 where John Kennedy turned the tables on Richard Nixon happened because of a TV debate between the two contenders, and because of his oratorial skills Kennedy took a march over him। अब हमारे यहाँ तो पता ही नहीं था कि टीवी होता क्या, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज चाहे वो स्पेस है, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी है, हम एक ही स्तर पर खड़े हैं। अब इस परिस्थिति में जब हम 2047 की रचना करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक तौर पर मोदी जी भी इसमें रुचि ले रहे हैं, तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की क्या भूमिका रहेगी और उसका क्या स्थान रहेगा। क्योंकि अक्सर हम राजनीतिक बातें तो करते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के विषयों से हमारा या ध्यान छूट जाता है या प्राथमिकता में नहीं आते। और यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ही इस चुनाव के बाद बीजेपी का लक्ष्य है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी
और जैसा हम कहते हैं कि एक डबल इंजन की व्यवस्था बने, तो किस प्रकार से हम ये सुनिश्चित कर पाए कि जम्मू कश्मीर उस बदलते हुए भारत में एक प्रमुख भूमिका निभा पाएगा, सकारात्मक भूमिका निभा पाए। मैं उसको मोटे तौर पर 3 स्तर पर देखता हूं। वो उस स्थिति में जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और केंद्र से हमें मोदी जी का सहयोग भी हो और उनका मार्गदर्शन भी, और जो 3 पहलू, जो 3 स्तर जो जम्मू कश्मीर की विकास की धारा को दिशा देंगे, वो रहेंगे: 1, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, and I'll just in a minute or two try to explain what it meant by this. Second, governance through self-governance, and third, development by exploring the undeveloped sectors. अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्यों आता है ऐसा? क्योंकि अक्सर ये बातें राजनीतिक प्रेस वार्ताओं में नहीं आती, लेकिन ये विषय बड़े मौलिक विषय हैं। जब मैं कहता हूं कि डेमोक्रेटाइजेशन थ्रू ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, तो उसका अर्थ यह है कि यहां पर भले ही उदाहरण के तौर पर पंचायतों का गठन हो गया था, लेकिन पंचायतों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे जिससे कि वो अपनी लोकतांत्रिक दायित्व को पूरी तरह निभा पाए। और वो मोदी जी के आने के बाद संभव हुआ जब 73 और 74 अमेंडमेंट लागू हुआ, जो केंद्र से आने वाली राशि थी सीधी सीधी चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचने लगी। पहले वो कुछ एक लोगों के हाथ में रहती थी। इसी प्रकार लगभग 25-30 वर्ष, जो पुराने हमारे पत्रकार मित्र हैं उन्होंने वो दृश्य देखा कि 8-10% को लेकर के चुनाव होता था, उसी में सांसद बन जाते थे, उसी में विधायक, उसी से सरकारें बन जाती थी। मैंने तो एक बार संसद में ये भी कहा था कि काश कोई ऐसा नियम आए कि वी कैन डिटरमाइन मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ द वोटर टर्नआउट बिफोर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि जहां 15, 18, 20 लाख वोटर हो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां अगर 8% या 10% मतदान होता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं कहा जा सकता। तो वो आने वाले समय में जिस तरह से अब फिजा बदली है, आपने देखा कि लोकसभा में भी 60% के लगभग औसतन हुआ, बल्कि 5वें फेज में तो लगभग उतना ही था जितना के पूरे देश की औसतन एवरेज थी। तो ये जब आगे बढ़ेगा कि खुली फिजा में जब लोकतंत्र का पालन होगा, लोकतांत्रिक प्रणाली का, तो दिस वुड एक्चुअली डेमोक्रेटाइज द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस व्हिच हैड हैपेंड बट हैड नॉट एक्चुअली हैपेंड। तो जो नाम जमहूरियत जिसको हम समझ बैठे थे और बाकी देश में जिस प्रकार से उसका पालन हो रहा था, ये होगा। और इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा की यात्रा का हिस्सा बनेगा। दूसरा, जो गवर्नेंस थ्रू सेल्फ गवर्नेंस का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से हम पूरी तरह ऑनलाइन हो चुके हैं, हुआ ये था कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर सुशासन के प्रमुख पहलू क्या रहते हैं? 1, पारदर्शिता, दूसरी जवाबदेही, तीसरा सीमाबद्ध तरीके से काम करना, और चौथा शिकायतों का निवारण। हमारे यहाँ वेबसाइट क्रिएट कर दिया गया था 2014 में, लेकिन उसको कोई ऑफिसर विजिट नहीं करता था। पिछले कुछ एक वर्षों में हमने उसको सेंट्रलाइज कर दिया, सीपी ग्राम ग्रीवेंस सेल बनाया है केंद्र में, इत्तेफाक से वो मेरे ही विभाग से संबंधित है, उसको हमने जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा है। और हर प्रकार की ग्रीवेंस का निवारण 98-95% प्रति सप्ताह हो जाता है। इसी तरह जैसे आपने देखा पल्ली पंचायत में हमने ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो देखने लायक अक्सर पत्रकार मित्रों को चूंकि दूसरे कामों में उलझना पड़ता है तो उस तरफ जाने का समय नहीं लगता, तो उसको पूरी तरह हमने सोलर पे तो कन्वर्ट किया ही किया है। लेकिन वहां पर कोई भी किसान, कोई भी किसी जमीन का मालिक स्वयं ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने फार्म की, अपने खेत की, अपनी जमीन की निशानदेही कर सकता है। ना किसी पटवारी की आवश्यकता है, ना किसी रेवेन्यू ऑफिसर की। तो सिटीजन सेंट्रिसिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन is going to be the core of the good governance in the years to come, and Jammu Kashmir has already been initiated on that path under Prime Minister Modi, which was not happening earlier. बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो लाए गए थे अभी आए। उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करने का
ऐलान मोदी जी ने लाल किले से किया था। सन 2016 में 1 जनवरी से सारे देश भर में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये शिकायतें आती थी कि लेन देन होता है, भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है, जिसको 100 अंक मिलते हैं रिटर्न में उसको फेल कर दिया जाता है या उसको कम दिया जाता है और इंटरव्यू वाले को ले लिया जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जब वो प्रथा वहां पर समाप्त हो गई, केवल जम्मू कश्मीर में ना हो पाई थी, यहाँ पर राज्यपाल शासन लागू होने के पश्चात उसको लागू किया गया। इसी प्रकार मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की मंशा इस बात से प्रमाणित होती है कि द गवर्नमेंट वाज स्worn in May 2014 within 3 months. A historic and a revolutionary decision was taken to do away with the practice of getting the documents and certificates attested. जैसे कि आपको याद होगा कि पहले आपको अपने दस्तावेज अटेस्टेशन के लिए गेस्टेड अफसर के पास जाना पड़ता था, अब उसके बजाय यू कैन गो इन फॉर सेल्फ अटेस्टेशन। और ये मात्र केवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं थी, दीज रिफॉर्म्स वर मेंट टू actually bring in long-term socio-economic transformation। और एक this single decision sent out a huge message कि देखिए अब एक ऐसी सरकार है जिसमें क्षमता है कि वो अपने देश के नागरिक, अपने देश के युवा पर भरोसा कर सके, that this government has the capacity to trust the youth। वो सब बातें पिछले 4-5 सालों में इस प्रकार की रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में लागू होनी शुरू की हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम उसको खुले मन से और पूरी आजादी के साथ लागू कर पाएंगे बिना किसी बाधाओं के। और तीसरा जो मैंने कहा कि डेवलपमेंट बाय एक्सप्लोरिंग द अनडेवलप्ड सेक्टर्स, हमारे पास वो सरमाए थे जो ना कभी तराशे गए ना तलाशे गए। हमारी तवज्जो वेस्टर्न स्टेट्स पर रही और वही हमारी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बने रहे हिंदुस्तान की। लेकिन जो हमारे पास इनहेरेंट सरमाए थे, द नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक फॉर एग्जांपल अरोमा रिसोर्सेज, हिमालयन रिसोर्सेज, विच इज एक्सक्लूसिव टू जम्मू एंड कश्मीर, उसको मोदी जी के आने के बाद तराशने का काम किया है। और आपने देखा कि देखते ही देखते जम्मू कश्मीर हैज गिवन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्री स्टार्टअप्स इन द फॉर्म ऑफ लेवेंडर स्टार्टअप। 3-4 हजार युवा हमारे उससे जुड़ गए हैं। एक विकास का भी नया आयाम आया है, रोजगार का भी और स्टार्टअप का भी। आज देश स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर खड़ा है। 2014 में हम 350-400 थे, आज हम लगभग 2.25 लाख हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि एक वैश्विक मापदंड है, उसमें 81 नंबर पर थे। 10 वर्षों में हम 41 की उड़ान करके 40 पर पहुंच गए। 2014 में जब ये सरकार आई तो हमें कहा जाता था फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज, जो सबसे बिगड़ी हुई इकोनॉमीज उनमें से। आज भी आर टॉप 5 और जैसा हमारा अनुमान है कि आने वाले समय में चौथी होगी और फिर तीसरी होगी और उसमें योगदान जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। थ्रू दीज रिसोर्सेज विच हैड नेवर बीन एक्सप्लोर्ड, विच नेवर फाउंड अ कंट्रीब्यूशन। इसी प्रकार हमारा दूसरा वाटर रिसोर्सेज, शायद आपके ध्यान में आया हो कि ना आया हो, जम्मू कश्मीर एक वाहिद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वो तीनों बड़ी नदियां हैं जो जब इंडो पाक संधि हुई है, वाटर ट्रीटी 1960 में, तो 3 दरिया बांटे गए। जो पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया है, वो तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरते हैं, चाहे वो झेलम है, चाहे वो चिनाब है और चाहे सिंधु जो लद्दाख से होकर गुजरी। और जो हमारे हिस्से में दरिया थे, रावी, सतलुज और व्यास, उसका भी प्रमुख हिस्सा हमारे से, लेकिन उसको कभी नहीं एक्सप्लोर किया गया। यहाँ तक के रावी का जो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था, उसको 40 साल ठंडे बस्ते में रखा गया। मोदी जी के आने के बाद अब वो काम शुरू हुआ। अब कंडी का इलाका कंडी ना कहलाएगा, सिंचाई भी होगी, बिजली की पैदावार भी होगी। चनाब के सरमाए अब एक्सप्लोर होने लगे। मोदी जी के आने बाद 5-5, 6-6 पावर प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ में लग गए, चाहे पक्कड़डुल है, चाहे कीरू है, चाहे करवाए। और द स्मॉल टाउन ऑफ किश्तवाड़ इज गोइंग टू बी दी पावर हब ऑफ नॉर्थ इंडिया। बल्कि पिछली सरकारों ने तो यहाँ के रोक के भी रखे थे, रेटले प्रोजेक्ट अब शुरू हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो हमारे सरमाए थे उनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, जो हमारे काम हो सकते थे उनको भी रोका गया। और अगर इसी तरह से इफ वी मूव ऑन और हमारी माइंडसेट भी उसी तरह से बन गया है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स आल्सो वर लुकिंग एट अस। सो व्हेन वी आर नाउ अ पार्ट ऑफ द मेनस्ट्रीम growth story of India, we can say with confidence that when we have a BJP government here with also the patronage of the Modi government at the center, this double engine holds the promise to ensure that Jammu and Kashmir will play a leading role in the future growth story of India, and vision Jammu Kashmir 2047
will be an essential component of Vision India 2047. धन्यवाद.